जब हम वार के बारे में सोचते हैं तो हम सैनिकों, टैंकों, धमाकों और जीती हुई जमीन पर फहराए गए झंडों की कल्पना करते हैं। लेकिन वार हमेशा धमाकों से स्टार्ट नहीं होते हैं। कुछ वार कागज पर एक दस्तखत से स्टार्ट होते हैं, कुछ कंप्यूटर कोड की एक लाइन से स्टार्ट होते हैं। आधुनिक दुनिया में कंट्रीज को एक भी गोली चलाए बिना तबाह किया जा सकता है। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, बिजली चली जाती है, खाने की कीमतें रातों रात बढ़ जाती हैं। कोई सैनिक बॉर्डर पार नहीं करता, फिर भी लाखों लोग परेशान होते हैं। ये फ्यूचर नहीं है, ये आज की दुनिया में हो रहा है। बिना बंदूकों के वार के 3 बड़े हथियार हैं। पहला डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा वार, दूसरा इकोनॉमिक सैंक्शन और तीसरा साइबर वार। डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा वार। प्रोपेगेंडा वो जानकारी है जो जानबूझकर तोड़ी मरोड़ी और अधूरी सच्चाई के साथ फैलाई जाती है ताकि किसी खास देश, सरकार, विचारधारा या समूह के पक्ष में लोगों की सोच, भावना और बिहेवियर को बदला जा सके और एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जा सके। इसका मकसद सूचना देना नहीं, बल्कि सूचना का वो हिस्सा दिखाना होता है जो नैरेटिव को सूट करे। यूनेस्को और ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के अनुसार 70+ देशों में ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन दर्ज किए जा चुके हैं। इन स्टडीज के अनुसार प्रोपेगेंडा अक्सर 5 तरीकों से काम करता है। पहला, एक ही मैसेज बार बार दोहराया जाना। साइकोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार किसी झूठ को 5 से 7 बार दोहराने पर लोग उसे सच मानने लगते हैं, जिसे इलिजोरेट ट्रुथ इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा, भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल, जिसमें डर, गुस्सा, गर्व, राष्ट्रवाद और अपमान फील कराया जाता है। MIT के 2018 की स्टडी के अनुसार झूठी खबरें सच की तुलना में 70% तेजी से फैलती है, क्योंकि वे ज्यादा भावनात्मक होती हैं। तीसरा, दुश्मन की अमानवीय छवि और खुद को रक्षक दिखाना, जैसे वे हमारे बच्चे धर्म और देश के दुश्मन हैं। खुद को रक्षक या पीड़ित बताना और ये बताना कि हम शांति और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। चौथा, सेलेक्टिव फैक्ट, जिसमें पूरा डेटा नहीं, सिर्फ वही बताना होता है जो कहानी को फिट करे। और पांचवा, मीडिया सैचुरेशन, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, फिल्म, हर जगह एक ही कहानी दिखाना। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। न्यूज चैनल एक ही राजनीतिक नैरेटिव को 24/7 दोहराते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग से राय बनाई जाती है और ऑर्गेनाइज IT सेल इसे चलाते हैं। अधूरे या पुराने वीडियो को नए संदर्भ में वायरल कर गुस्सा पैदा किया जाता है। फेसबुक इंटरनल रिपोर्ट 2021 के अनुसार पोलराइजिंग कंटेंट लोगों को ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर इंगेज रखता है। और नेटो के अनुसार डिसइंफॉर्मेशन अब आधुनिक दुनिया का आधिकारिक हथियार बन चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नाजी जर्मनी 1933 से 1945 के बीच। इसका हथियार था स्टेट कंट्रोल प्रोपेगेंडा। ये कैसे किया गया? जोसेफ गोएबल्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उसने मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा बनाई, जिसमें 90% रेडियो, अखबार, सिनेमा सब सरकार के कंट्रोल में था। The Nazis started to take control of the media. They shut down independent newspapers. 1938 तक जर्मनी में 70% घरों में सरकारी रेडियो सस्ते में बांटे गए ताकि हर घर तक मैसेज पहुंचे। The Nazis relied upon propaganda to create a society where only Germans they considered racially pure. बार बार मैसेज दोहराए गए, जर्मन पीड़ित है, यहूदी देश के दुश्मन है। They produced films to demonize Jews by comparing them to rats. हिटलर राष्ट्र का उद्धारक है। नतीजा, आम जनता ने यहूदियों पर अत्याचार को जायज माना। 60 लाख यहूदियों को मारा गया। ये घटना हमें बताता है कि नैतिकता बदले बिना सिर्फ नैरेटिव बदलकर समाज को हिंसा के लिए तैयार किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है रवांडा जीनोसाइड 1994। हथियार था रेडियो प्लस गलत सूचना। RTLM रेडियो रोजाना हेट स्पीच प्रसारित करता था, जिसमें टुटसी समुदाय को कॉकरोच कहा गया और झूठी खबरें फैलाई गई कि टुटसी हमला करने वाले हैं। This genocide was both premeditated and fueled by carefully targeted media propaganda. नतीजा, 100 दिनों में 8 लाख लोग मारे गए। हत्या को आत्मरक्षा बताया गया। UN रिपोर्ट के मुताबिक 70% हत्याएं आम नागरिकों ने की। अगर रेडियो बंद कर दिया जाता तो 10 से 20% हत्याएं रोकी जा सकती थी। तीसरा, इराक वार 2003। The attack on Iraq was sold by these two men. 2003 इराक वार को US और UK ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर एक नैरेटिव बना on the premise that he had Weapons of mass destruction. और दुनिया में फैलाया। सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में ये नैरेटिव बनाया गया कि वो क्रूर, तानाशाह और अपने लोगों पर जुल्म करता है और जस्टिफाई किया कि सद्दाम हुसैन ग्लोबल थ्रेट है। नेटो ने हमला किया और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर बाद में मारा गया। अमेरिका ने इराकी लोगों को कन्विंस किया कि हम तुम्हें तानाशाही से आजादी दिलाएंगे। जंग को लिबरेशन फ्रॉम डिक्टेटर कहा गया, लेकिन नतीजा केओस, वायलेंस और ISI का उभार बना। Every statement I make today is backed up by sources. Saddam Hussein has chemical weapons.
इन्वेजन के बाद कोई केमिकल हथियार नहीं मिला, जिससे नैरेटिव और इंटेलिजेंस झूठा साबित हुआ। It was not Saddam Hussein that knocked down the World Trade Center. Okay, there were no weapons of mass destruction. नतीजा 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो गया। America says we are coming for you to give you a freedom. Where is the freedom? Bombing every day in the night. There is no administration. There is no system. There is no organization. चौथा एग्जाम्पल है अरब स्प्रिंग 2010 से 2012। हथियार था सोशल मीडिया प्लस सूचना। सोशल मीडिया को पीपल्स रिवॉल्यूशन के रूप में पेश किया गया। ट्विटर, फेसबुक को तानाशाही के खिलाफ आजादी का औजार बताया गया। फेसबुक और ट्विटर यूजर्स में 300% की ग्रोथ हुई। वीडियो ने सरकारी मीडिया को बाईपास किया, नैरेटिव बनाया गया, जनता वर्सेस तानाशाह। नतीजा तुनिसिया और मिस्र की सरकारें गिरी। पांचवा एग्जाम्पल है कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ब्रिटिश राजनीतिक डेटा फर्म थी जो डेटा माइनिंग और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के जरिए वोटर्स के व्यवहार को प्रभावित करती थी। ये 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और ब्रेक्सिट जनमत संग्रह से जुड़ी रही। इस कंपनी ने वोटर्स को टारगेट करने के लिए व्यक्तिगत डेटा और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल किया। बिना सहमति के 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डेटा ऐप के जरिए हासिल किया, जिसके बाद डेटा की गोपनीयता और सोशल मीडिया के लोकतंत्र पर असर को लेकर ग्लोबल बहस शुरू हो गई। नतीजा भारी आलोचना हुई। कानूनी कार्रवाई के बाद 2018 में कंपनी बंद हो गई। छठा एग्जाम्पल है लीबिया वार 2011। हथियार था मीडिया फ्रेमिंग। गद्दाफी के खिलाफ वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का डर फैलाया गया। गद्दाफी को तानाशाह और आतंकवादी बताया गया। 2011 में गद्दाफी की हत्या को नेटो ने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बताया और कहा कि वह सिविलियंस की सेफ्टी के लिए खतरा था। Our goal is to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack from the Gaddafi regime. जबकि कोई केमिकल हथियार नहीं मिले। नेटो ने इसे लिबरेशन कहा। Emails from Hillary Clinton's server later revealed a cocktail of motives: oil, gold, influence. पर बाद में लीबिया में राज्य विघटन और मिलिशिया नियंत्रण बढ़ा। नतीजा राज्य खत्म हुआ, मानव तस्करी का अड्डा बन गया। 2011 में गद्दाफी के मारे जाने के बाद आज तक लीबिया में कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं बन पाई। सातवां एग्जाम्पल है सीरिया वार 2011। हथियार था मल्टी नैरेटिव सोशल मीडिया वॉर। 2011 में स्टार्ट हुआ सीरिया वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कई सिमिलर नैरेटिव के जरिए भी लड़ा गया। एक ही वीडियो को कई बार अलग अलग दावों के साथ इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर्ड इमेज शेयर किए गए। अलग अलग पक्षों ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम का इस्तेमाल करके अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाई। सरकारी नैरेटिव। सरकार समर्थक अकाउंट्स ने विरोध प्रदर्शनों को आतंकवाद बताया। 2012 से 2014 के बीच ट्विटर पर हजारों प्रोसेस अकाउंट सक्रिय पे आए गए, जिनमें सिमिलर पोस्टिंग के पैटर्न दिखे। विपक्षी नैरेटिव। नागरिकों और वॉलंटियर्स ने स्मार्टफोन वीडियो के जरिए हवाई हमलों, हिरासत और मानव अधिकार के उल्लंघनों को दिखाया। 2011 से 2013 में यूट्यूब पर सीरिया से जुड़े लाखों वीडियो अपलोड हुए। नतीजा प्रॉक्सी वार शुरू हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। अगला एग्जाम्पल बालकन 1990। Execution of hundreds begins, and some women report being raped. 1990 के दशक में युगोस्लाविया के विघटन के दौरान सर्बिया, क्रोएशिया और बोस्निया के कई राजनीतिक और सैन्य नेताओं ने Muslim Bosniaks were killed by a Serbian nationalist militia. राज नियंत्रण मीडिया, रेडियो, टीवी और अखबारों के जरिए ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा चलाया। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। डर और नफरत फैलाने वाली भाषा इस्तेमाल हुई और दूसरे समुदाय को खतरा बताकर आम लोगों को हिंसा के लिए तैयार किया गया। To this day, the numbers are staggering. 8,000 or so Muslim men and boys slaughtered just because they were Muslim. इस प्रोपेगेंडा ने जाति ध्रुवीकरण को तेज किया, पड़ोसियों को दुश्मन बना दिया। नतीजा पड़ोसी दुश्मन बने और बोस्निया नरसंहार हुआ। Being over 8,000 dead, thousands displaced. Refugees were so hungry and thirsty, they were begging us for snow. And an unknown number of women raped by the Bosnian Serb soldiers. ये सब बताता है आज सच्चाई इस पर निर्भर करती है कि आप कौन सा स्क्रीन देख रहे हैं, और लोकतंत्र को हैक करने के लिए मशीन नहीं, दिमाग हैक किया जाता है। इकोनॉमिक सैंक्शन। इकोनॉमिक सैंक्शन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस्तेमाल होने वाला एक आर्थिक औजार है, जिसके जरिए ताकतवर देश या संगठन किसी दूसरे देश की नीतियों को बदलवाने की कोशिश करते हैं। यह सैन्य हमला नहीं होता, लेकिन इसका असर पूरे आर्थिक सिस्टम पे पड़ता है। यूएन, यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे संस्थान आमतौर पर इन प्रतिबंधों को लागू करते हैं। जब प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो सबसे पहले असर पड़ता है उस देश की फाइनेंशियल सिस्टम पर। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश को ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क से काट दिया जाए तो विदेशी भुगतान रुक जाते हैं, निर्यातकों को पैसा नहीं मिलता और आयात महंगा हो जाता है।
इसका सीधा असर मुद्रा, महंगाई और रोजगार पर दिखता है। आमतौर पर प्रतिबंध 4 स्तरों पर काम करते हैं। वित्तीय प्रतिबंध, विदेशी बैंकों से लेन देन बंद हो जाता है। व्यापार प्रतिबंध, तेल, गैस, खाना और कच्चे माल के निर्यात आयात पर रोक लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी प्रतिबंध, सेमीकंडक्टर, मशीनरी और सॉफ्टवेयर की सप्लाई पर रोक लग जाती है। व्यक्तिगत प्रतिबंध, नेताओं और उद्योगपतियों की अरबों डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दिया जाता है। इनका मकसद सरकार पर दबाव बनाना होता है, लेकिन असर ज्यादातर आम जनता पर पड़ता है। जैसे कि ईरान, UN, US और यूरोपियन यूनियन ने 2006 से ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करने और न्यूक्लियर हथियार बनने से रोकने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया। ईरान पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध 2012 के बाद लगाए गए, खासतौर पर उसके तेल और बैंकिंग सेक्टर पर। प्रतिबंधों से पहले ईरान रोजाना लगभग 25 लाख बैरल तेल निर्यात करता था। प्रतिबंधों के बाद यह आंकड़ा कई बार 5 से 7 लाख बैरल प्रतिदिन गिर गया। तेल निर्यात से होने वाली आय में भारी गिरावट आई, जिससे सरकार के पास विदेशी मुद्रा कम हो गई। 2018 के बाद कुछ ही वर्षों में ईरानी करेंसी की कीमत 70 से 80% गिर गई। महंगाई दर कई बार 40% से ऊपर चली गई। दवाओं और मेडिकल उपकरणों का आयात प्रभावित हुआ। इन प्रतिबंधों से कोई सैन्य ठिकाना नष्ट नहीं हुआ, लेकिन आम नागरिकों की खरीदने की क्षमता बुरी तरह कमजोर हो गई। अगला रूस। 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद रूस पर आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े प्रतिबंध लगाए गए। पश्चिमी देशों ने रूस की लगभग 300 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा संपत्तियां फ्रीज कर दी। इसके अलावा सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियों ने रूस में अपना काम बंद कर दिया। इसके नतीजे साफ दिखाई दिए। टेक्नोलॉजी और मशीनरी का आयात तेजी से गिरा। ऑटोमोबाइल्स और एविएशन सेक्टर प्रभावित हुआ। शुरुआती महीनों में रूबल की कीमत तेजी से गिरी। हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था तुरंत नहीं टूटी, लेकिन यह एक लंबे आर्थिक युद्ध में बदल गया, जहां विकास की दर धीमी हुई और भविष्य की औद्योगिक क्षमता कमजोर पड़ी। वहीं उत्तर कोरिया पर लगाया गया आर्थिक प्रतिबंधों का उद्देश्य उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना है। ये प्रतिबंध UN, US और अन्य देशों द्वारा लगाए गए हैं। इनमें व्यापार, निवेश और वित्तीय लेन देन पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। उत्तर कोरिया इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बावजूद वह प्रतिबंध देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों की आजीविका पर गहरा असर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC ने कई प्रस्ताव पारित किए, जैसे प्रस्ताव 2270 और 2371, जिनका उद्देश्य उत्तर कोरिया के रेवेन्यू सोर्सेस को काटना था। UNSC ने कोयला, लोहा, समुद्री उत्पाद और टेक्सटाइल जैसे महत्वपूर्ण निर्यातों पर प्रतिबंध लगाए हैं। उत्तर कोरिया के विदेशी श्रमिकों की संख्या को घटाने की दिशा में UNSC ने प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने एक तरफा प्रतिबंध लागू किए हैं, जिनमें EO 13722 और EO 13810 शामिल है। इन आदेशों के तहत निवेश, व्यापार और वित्तीय सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के कई संगठनों और कंपनियों को निशाना बनाते हुए उन्हें व्यापार और वित्तीय लेन देन से बाहर कर दिया है। अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर। 2018 के बाद अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ लगाए गए। इसका नतीजा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी महंगी हो गई। कई कंपनियों ने उत्पादन चीन से बाहर शिफ्ट किया। ग्लोबल सप्लाई चेन में देरी और लागत बढ़ी। यह संघर्ष किसी सीमा रेखा पर नहीं लड़ा गया, लेकिन इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा। हाल ही में हुए श्रीलंका का संकट दिखाता है कि आर्थिक दबाव कैसे एक देश को अंदर से तोड़ सकता है। 2022 तक विदेशी मुद्रा भंडार लगभग शून्य के करीब पहुंच गया। ईंधन और दवाओं के आयात के लिए पैसे नहीं बचे। महंगाई दर 50% से ऊपर चली गई। किसी विदेशी सेना ने हमला नहीं किया, लेकिन आर्थिक सिस्टम के टूटने से देश ठप पड़ गया। लंबी कतारें, बिजली कटौती और सामाजिक अशांति रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। हम जानते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन क्यों अहम है। आज की दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। खाना एक देश से आता है तो एनर्जी दूसरे देश से और टेक्नोलॉजी तीसरे से आती है। जब प्रतिबंधों से सप्लाई चेन टूटती है तो असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। उत्पादन लागत बढ़ती है, महंगाई फैलती है और वैश्विक बाजार अस्थिर हो जाता है। साइबर वॉर। साइबर वार एक डिजिटल संघर्ष है, जिसमें कंट्रीज के डेटा को नुकसान पहुंचाने, चुराने या उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Now everyone is in this game. इन हमलों का मकसद बुनियादी ढांचे, सरकार, देश में शांति पैदा करना और मिलिट्री सिस्टम को निशाना बनाना होता है। ये हमले अक्सर रैम्सवेयर, स्पाईवेयर और अन्य मेलवेयर के माध्यम से किए जाते हैं। इन हमलों में हमलावरों की पहचान छुपी रहती है, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। साइबर वारफेयर का मेन मकसद होता है सेवाओं को रोकना, जैसे पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। It's impacting industrial control, power plants, power grids, and pump gas, transportation. साथ ही सीक्रेट डाटा चोरी करना या उसमें हेरफेर करना, जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड मिलिट्री सीक्रेट्स। इन सब में पहला साइबर हथियार है स्टक्सनेट। It actually contains the Stuxnet virus, जिसका खुलासा 2010 में हुआ। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वायरस था जो ईरान की नातान न्यूक्लियर फैसिलिटी में 1000 सेंट्रीफ्यूज को नष्ट किया। Focusing on Stuxnet, but that was just a small part of a much larger mission. यह हमला इतना चुपचाप था कि इंजीनियर को इसका पता नहीं चला और जब तक उन्होंने समझा नुकसान हो चुका था।
इस वॉर से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम 1 से 2 साल पीछे चला गया। 2015 में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर साइबर हमले ने 2,30,000 से अधिक लोगों को 6 घंटे तक बिना बिजली के छोड़ दिया। जहां अब ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिजिटल हो चुके हैं, वहीं उनका साइबर हमलों से प्रभावित होना एक सामान्य बात बन गई है। जैसे ईरान में 2021 में साइबर हमले से रेलवे टिकट सिस्टम ठप हो गए, पूरे देश में ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया और यात्री फंस गए। 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में साइबर हमले ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया और लाखों वोटर्स की राय बदली। इसका ब्लेम रूस पर जाता है। बांग्लादेश 2016। The Bangladesh Bank. The heist is on. हैकर्स ने नकली डिजिटल ट्रांसफर रिक्वेस्ट के जरिए $81 मिलियन चुरा लिए। Had no idea for a very long time what was happening. It's too late. The money's gone. जिससे बैंकिंग सर्विस में देरी हुई, एटीएम कार्य में रुकावटें आईं और ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो गई। इन पैसों को फिलीपींस के कैसीनो में कैश किए गए। यूके 2017। यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस पर साइबर अटैक हुआ, जिससे भारी नुकसान पहुंचा। 19,000 प्लस अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए। 80 हॉस्पिटल अपने सिस्टम से लॉक्ड आउट हो गए, जिससे 92 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। एम्स दिल्ली रैंसमवेयर 2022। साइबर अटैक से हॉस्पिटल सिस्टम 15 दिन के लिए डाउन हो गया। ओपीडी रजिस्ट्रेशन को मैनुअल करना पड़ा, लैब रिपोर्ट्स में देरी होने लगी और पेशेंट से डाटा लीक हो गया। डेटा ब्रीच याहू 2016। याहू ने 2016 में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि 2013 और 2014 में हुए साइबर हमलों में सभी 3 अरब यूजर्स अकाउंट्स हैक हो गए थे। इससे इंटरनेट के इतिहास में सबसे बड़ा डेटा ब्रीच बन गया। हैकर्स ने यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर्स एंड पासवर्ड चुराए। अमेरिका 2021। कोलोनियल पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ, जिससे अमेरिका की 45% ईस्ट कोस्ट फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। कंपनी ने $4.4 मिलियन रैंसम पे किए। 6 स्टेट में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और फ्यूल प्राइस में 7 से 10% की बढ़ोतरी हुई। 2021 में साइबर हमले ने लिंक्डइन के 700 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डेटा डार्क वेब पर सेल करने के लिए पोस्ट किया। 2021 में ही लगभग 533 मिलियन फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा ऑनलाइन लीक हुआ। डेटा 106 देशों के यूजर्स का था, जिसमें ज्यादातर यूएस, यूके और इंडिया का था। जून 2022 में मैरियट होटल ने कंफर्म किया कि एक हैकर ने मैरियट की प्रॉपर्टी से लगभग 20 गीगाबाइट फाइलें चुरा ली। मई 2024 में टिकट मास्टर पर साइबर अटैक हुआ, जिससे लगभग 560 मिलियन कस्टमर का डेटा लीक हुए। ट्रेडिशनल वॉर के कुछ नियम होते हैं, जैसे फ्रंट लाइन एंड सीज फायर, लेकिन बिना बंदूक वॉर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वे इनविजिबल होते हैं, एंडलेस होते हैं और आम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। कोई जीत की परेड नहीं होती, सिर्फ लंबे समय तक नुकसान होता है।